नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम प्लेटो की फिलॉसफी को समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो की फिलॉसफी के अंतर्गत हम मुख्य रूप से उसके रूप या विचारों का सिद्धांत और इस सिद्धांत का स्पष्टीकरण करने के लिए प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक के अंतर्गत गुफा के रूपक का इस्तेमाल किया। इस गुफा के रूपक को भी हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो दोनों ही कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट प्लेटो के फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है। प्लेटो का रूप या विचारों का सिद्धांत, प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या आइडिया। इस सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो रियलिटी या रियल नॉलेज के बारे में व्याख्या करने का प्रयास करता है। प्लेटो लिखता है कि दुनिया दो प्रकार की होती है, एक भौतिक दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड और दूसरी दुनिया बौद्धिक दुनिया, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड या विचारों की दुनिया। प्लेटो कहता है कि भौतिक दुनिया ऐसी दुनिया है जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से देख सकते हैं, यानी ये दृष्टिगत विश्व है। इस दुनिया के अंतर्गत हमारी उपस्थिति या अपीयरेंस है, यानी हम इसी दुनिया के अंतर्गत रहते हैं। ये संवेदना की दुनिया है। संवेदना की दुनिया का अभिप्राय यह है कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के अनुभव के आधार पर इस दुनिया का अनुभव कर सकते हैं। हमारे जो ज्ञानेंद्रिया है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके अनुभव के माध्यम से हम इस फिजिकल वर्ल्ड को, भौतिक दुनिया को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी घटनाएं होती है, उन घटनाओं को हम हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं। प्लेटो लिखता है कि ये जो भौतिक दुनिया है, ये भौतिक दुनिया अस्थायी दुनिया है, परिवर्तनशील दुनिया है। यानी इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत कुछ भी स्थायी नहीं है। जो वस्तु यहाँ पर पैदा होती है, वो वस्तु अंत में मृत गति को प्राप्त हो जाती है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी एक घटना घटित होती है, एक वस्तु का अस्तित्व होता है, फिर उस वस्तु का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है, या उसकी जो आकार है, उसका रूप है, उसके अंतर्गत परिवर्तन आ जाता है। तो प्लेटो लिखता है कि ये जो भौतिक दुनिया है, जिनको हम हमारी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं, यह अवास्तविक दुनिया है, भ्रम पर आधारित दुनिया है। हमें तो ये लगता है कि ये भौतिक दुनिया है, ये वास्तविकता पर आधारित है, रियलिटी पर आधारित है, लेकिन प्लेटो ये कहता है कि ऐसा नहीं है, ये हमारा भ्रम है, यह अवास्तविक दुनिया है। तो प्लेटो कहता है कि इस दुनिया के पीछे एक और दुनिया है जो कि भौतिक दुनिया को आधार प्रदान करती है, और वह दुनिया है बौद्धिक दुनिया, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड। प्लेटो कहता है कि भौतिक दुनिया तो अनुभव पर आधारित है, लेकिन इस अनुभव से परे, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से परे एक बौद्धिक दुनिया है, विचारों की दुनिया है, जिसको हम देख नहीं सकते, हमारे ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसको देख नहीं सकते। यह दुनिया है वह अदृष्टिगत दुनिया है, अमूर्त दुनिया है। तो इस दुनिया का कैसे पता लगाया जा सकता है? तो प्लेटो कहता है कि इस बौद्धिक दुनिया या विचारों की दुनिया का व्यक्ति ज्ञान या विवेक के माध्यम से पता लगा सकता है। अनुभव के माध्यम से बौद्धिक दुनिया का पता नहीं लगाया जा सकता, बल्कि बौद्धिक दुनिया की खोज किसके माध्यम से की जा सकती है? ज्ञान के माध्यम से की जा सकती है, तर्क बुद्धि के माध्यम से की जा सकती है। प्लेटो कहता है कि भौतिक दुनिया अवास्तविक दुनिया है, लेकिन बौद्धिक दुनिया ही यही दुनिया वास्तविक दुनिया है। यह जो बौद्धिक दुनिया है, यह अपने आप में संपूर्ण है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय दुनिया है। यानी इस बौद्धिक दुनिया के अंतर्गत कुछ भी परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ पर जो भी विचार है वो अपने आप में स्थायी है। तो प्लेटो दो प्रकार की दुनिया का वर्णन करता है, एक भौतिक दुनिया और दूसरी बौद्धिक दुनिया या विचारों की दुनिया। प्लेटो कहता है कि ये जो भौतिक दुनिया है
ये और कुछ नहीं, ये बौद्धिक दुनिया या विचारों की जो दुनिया है उसकी ही नकल या परछाई मात्र ही है। यानी भौतिक दुनिया जो हमें दिखाई देती है वो बौद्धिक दुनिया का ही एक प्रतिबिंब या परछाई या उसकी नकल या कॉपी है, जिसको हम अनुभव के माध्यम से देख सकते हैं। तो इस तरीके से प्लेटो ये कहता है कि भौतिक दुनिया अनुभव आधारित दुनिया है, हमारी उपस्थिति की दुनिया है, यह हमेशा परिवर्तनशील रहती है, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है और ये भ्रम पर आधारित ही दुनिया है। ये बौद्धिक दुनिया की नकल या परछाई है, जबकि बौद्धिक दुनिया है वो विचारों की दुनिया है, वो अनुभव से परे हैं। ज्ञान और बुद्धि के माध्यम से ही इस बौद्धिक दुनिया का पता लगाया जा सकता है और ये विचार ही वास्तविक है, विचारों की दुनिया ही वास्तविक है। या मैं आपको ये बता दूं कि हम फिलोसॉफी के अंतर्गत एक शाखा देखते हैं मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा दर्शन की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि ये जो सृष्टि है, ये जो ब्रह्मांड है, इसका आधार तत्व क्या है। तो इस सृष्टि या ब्रह्मांड के आधार तत्व को लेकर के दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मुख्य रूप से दो सिद्धांत है, एक भौतिकवाद और दूसरा आदर्शवाद। भौतिकवादी सिद्धांत ये मानता है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, इसका आधार तत्व पदार्थ है। लेकिन आदर्शवादी ये मानते हैं कि इस ब्रह्मांड या सृष्टि का आधार तत्व है वो पदार्थ नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड या सृष्टि का आधार तत्व है वो विचार है। तो प्लेटो का जो सिद्धांत है वो भौतिकवाद की बजाय आदर्शवाद पर आधारित है। प्लेटो भी यही मानता है कि इस भौतिक दुनिया का जो आधार तत्व है वो इसके पीछे छुपा हुआ है बौद्धिक दुनिया के अंतर्गत, और वो तत्व क्या है, वो तत्व विचार है। तो इस तरीके से प्लेटो ये कहता है कि बौद्धिक दुनिया है वो विचारों पर आधारित है, विचार हमेशा अपरिवर्तनशील होते हैं, विचारों की जो दुनिया है वो शाश्वत दुनिया है, संपूर्ण दुनिया है, यानी अपने आप में संपूर्ण दुनिया के रूप में है, जबकि भौतिक दुनिया का जो चरित्र है वो अपने आप में अधूरा है, वो बौद्धिक दुनिया का एक प्रतिबिंब या परछाई है। तो इस तरीके से प्लेटो दुनिया को दो भागों के अंतर्गत विभाजित करता है, भौतिक दुनिया और बौद्धिक दुनिया के रूप में। और प्लेटो वास्तविक दुनिया किसको मानता है? प्लेटो वास्तविक दुनिया विचारों की दुनिया को ही मानता है, न कि भौतिक दुनिया को। प्लेटो से पूर्व सत्य या रियलिटी संबंधी प्रचलित विचार। प्लेटो ने ये जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दी या थ्योरी ऑफ आइडियाज जो दिया, उससे पहले दो तरह के रियलिटी के बारे में विचार प्रचलित थे। एक था हेराक्लिटस का विचार और दूसरा था पार्मेनाइडिस का विचार। प्लेटो इन दोनों विचारों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके अपनी जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या आइडिया है उसकी व्याख्या करता है। तो प्लेटो जब देखता है हेराक्लिटस के विचारों को, तो हेराक्लिटस ने जिस तरह के विचार दिए, हेराक्लिटस का जो विचार था वो था निरंतर बदलाव का विचार। हेराक्लिटस ये कहता है कि इंद्रियों को जो प्रभावित करने वाला यह विश्व है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। यानी हम अपने इंद्रियों के माध्यम से इस दुनिया को देखते हैं, इस दुनिया के अंतर्गत कुछ भी स्थायी नहीं है, लगातार यहाँ पर बदलाव है वो चलता रहता है, यहाँ पर कोई भी वस्तु है वो स्थायी वस्तु नहीं है। तो हेराक्लिटस कहता है कि वस्तुएं लगातार बदलती रहती है, ये वस्तुएं नए रूप ग्रहण करती है, नया आकार है वो ग्रहण करती रहती है, शाश्वत परिवर्तन ही वास्तविकता है। तो हेराक्लिटस किसको वास्तविकता मानता है? हेराक्लिटस निरंतर बदलाव को ही वास्तविकता मानता है। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्मेनाइडिस का विचार है वो है स्थायित्व का विचार, स्टेबिलिटी का विचार। पार्मेनाइडिस कहता है कि इंद्रियों को प्रभावित करने वाली जो वस्तुओं का विचार है वो क्या है? वो तो केवल भ्रम है, वो केवल आभास है, वो अपूर्ण है, वो वास्तविकता नहीं है। पार्मेनाइडिस ये कहता है कि सत्य या रियलिटी जो होती है
वो संपूर्ण है, वो शाश्वत है, वो अपरिवर्तनीय होती है। तो इस तरीके से पार्मेनाइड्स सत्य को जो प्राप्त करने की तरीका है वो विवेक या तर्क बुद्धि को मानता है। यानी पार्मेनाइड्स ये कहता है कि हम रियलिटी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, रियलिटी को रीजन के आधार पर, विवेक के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आभास है, जो अपीयरेंस है, उसको संवेदनाओं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो जहां हेराक्लिटस निरंतर बदलाव की बात करता है, वहीं पार्मेनाइड्स है वो स्थायित्व की बात करता है। और पार्मेनाइड्स ये कहता है कि हम जो इंद्रियों के माध्यम से जिन वस्तुओं का अनुभव करते हैं वो केवल और केवल भ्रम, आभास या वो अपूर्ण वस्तुएं हैं, अपने आप में संपूर्ण वस्तुएं नहीं है। संपूर्ण वस्तुओं को या रियलिटी को तो हम रीजन के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। प्लेटो इन दोनों विचारकों के जो विचार है, इन दोनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी हेराक्लिटस का जो विचार है निरंतर बदलाव का, और पार्मेनाइड्स का जो विचार है स्थायित्व का विचार, इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए प्लेटो ये लिखता है कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, वो तो हमेशा शाश्वत होती है, वो हमेशा संपूर्ण होती है, वो हमेशा अपरिवर्तनीय होती है। लेकिन जो आभास है, जो हमें दिखाई देता है, वो और कुछ नहीं, वो रियलिटी की परछाई है, रियलिटी की कॉपी है, उसका रियलिटी का ही एक अपूर्ण रूप है। तो इस तरीके से प्लेटो अपने जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है उसके अंतर्गत ये बताने की कोशिश करता है कि ये जो भौतिक दुनिया है जिसके अंतर्गत हम रहते हैं, ये केवल और केवल भ्रम है, यह केवल और केवल परछाई है बौद्धिक दुनिया की, जबकि वास्तविकता कहाँ निहित है? वास्तविकता विचारों की दुनिया के अंतर्गत निहित है, विचार के अंतर्गत निहित है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि हम इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत मनुष्य के रूप में पैदा होते हैं, हम एक दूसरे को मनुष्य के रूप में ही देखते हैं, और मनुष्य पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसकी अंतोत्गत्वा मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन प्लेटो ये कहता है कि ये जो हम मनुष्य को इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत देखते हैं, या किसी भी वस्तु को हम देखते हैं और वो वस्तु अंतोत्गत्वा मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, चाहे वो भौतिक पदार्थ हो, चाहे वो जीवित जीव हो, अंतोत्गत्वा उनका नष्ट होना है वो प्राकृतिक है। तो प्लेटो ये कहता है कि हम इस जगत के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं को देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, ये तो क्या है? ये एक भ्रम है जो कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इनको देखते हैं। वास्तविकता तो कहाँ है? वास्तविकता विचार के अंतर्गत निहित है। विचार क्या है? मनुष्य होने का जो विचार है वो हमेशा रियल होता है, वो हमेशा सत्य पर आधारित होता है। मनुष्य होने का जो विचार है वो हमेशा अपरिवर्तनीय रहता है, वो हमेशा शाश्वत रहता है। तो प्लेटो अपने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के माध्यम से ये समझाने का प्रयास करता है कि इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत जितनी वस्तुएं हैं, जितने भी जीव है, वो केवल और केवल आभास मात्र है, वो केवल और केवल परछाई मात्र है, वो केवल और केवल विचारों का ही प्रतिबिंब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और ये जो वस्तुएं हैं ये अपने आप में अपूर्ण है। तो संपूर्ण क्या है? तो प्लेटो के अनुसार जो आइडिया है, जो फॉर्म्स है, वो अपने आप में संपूर्ण है। तो इस तरीके से प्लेटो ने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया कि जो रियलिटी है वो विचारों के अंतर्गत निहित है, इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत रियलिटी निहित नहीं है, बल्कि रियलिटी कहाँ निहित है? रियलिटी इस भौतिक दुनिया के पीछे जो विचारों की दुनिया है उसके अंतर्गत निहित है। अब हम प्लेटो के गुफा के रूपक एल्गरी ऑफ केव को समझने का प्रयास करेंगे। प्लेटो गुफा के रूपक यानी एल्गरी ऑफ केव के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि हम रियल वर्ल्ड जो कि इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड है उसकी तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं, रियल नॉलेज की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं। तो इस रियल वर्ल्ड की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, इस बात को समझाने के लिए
प्लेटो अपनी पुस्तक द रिपब्लिक के अंतर्गत इस गुफा के रूपक का इस्तेमाल करता है। यह जो गुफा का रूपक है, यह गुफा का रूपक सुकरात एवं ग्लूकोन के मध्य हुई वार्ता पर आधारित है। सुकरात और ग्लूकोन, ग्लूकोन प्लेटो का भाई है, इन दोनों के मध्य एक डायलॉग हुआ, उस डायलॉग के ऊपर ही यह गुफा का रूपक आधारित है। सुकरात जो कि रिपब्लिक का मुख्य वक्ता है, सुकरात ग्लूकोन को एक काल्पनिक उदाहरण के माध्यम से रियल वर्ल्ड के बारे में, रियल नॉलेज के बारे में समझाने का प्रयास करता है। सुकरात ग्लूकोन को ये कहता है कि आप एक गुफा के बारे में कल्पना कीजिए जो कि भूमिगत रूप से बनी हुई है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह भूमिगत रूप से एक गुफा बनी हुई है और इस गुफा के जो गुफा का जो मुख है वो प्रकाश की ओर, सूर्य के प्रकाश की ओर खुलता है और इस गुफा के अंतर्गत एक दीवार बनी हुई है, ये दीवार, और इस दीवार के इस तरफ ये कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये जो लोग है, सुकरात कहता है कि ये जन्मजात रूप से ही इस गुफा के अंतर्गत ही है और ये जो लोग हैं वो बेड़ियों के अंतर्गत जकड़े हुए हैं। ये लोग इस तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पर कि ये इस तरीके से बेड़ियों के अंतर्गत जकड़े हुए हैं। ये न तो आगे देख सकते हैं, न पीछे देख सकते हैं, न ही अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। ये लोग केवल और केवल अपने आगे देख सकते हैं, इसके अलावा ये न पीछे देख सकते हैं, न अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं। और इन लोगों के पीछे यह एक दीवार बनी हुई है और इस दीवार के इस तरफ यह एक रास्ता बना हुआ है और इस रास्ते से सुकरात कहता है कि कुछ लोग गुजरते हैं और इन लोगों के हाथों में तरह तरह की वस्तुएं, किसी के हाथ में कोई ये घोड़े जैसी कोई वस्तु है, इसके हाथ में कोई पक्षी जैसी वस्तु है, इसके हाथ में कोई लालटेन जैसी वस्तु है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस रास्ते से जो लोग गुजर रहे हैं, इन लोगों के हाथों में तरह तरह की वस्तुएं हैं और इन लोगों के इस तरफ ये एक आग की रोशनी जल रही है और इस आग की रोशनी के माध्यम से जब ये लोग यहाँ से गुजरते हैं, इनके हाथों में जो कुछ भी है ये कहाँ दिखाई देता है, ये इस गुफा की दीवार के ऊपर दिखाई देता है। और ये जो लोग गुफा के अंतर्गत, बेड़ियों के अंतर्गत जो जकड़े हुए हैं, ये कहाँ देख पाते हैं, केवल और केवल इस गुफा की दीवार के ऊपर देख पाते हैं। और इन लोगों को क्या दिखाई देता है, इन लोगों को ये दिखाई देता है कि ये लोग जब यहाँ से गुजर रहे होते हैं तब इन लोगों के हाथों में जो ये तरह तरह की वस्तुएं हैं, इनकी परछाई कहाँ दिखाई देती है, इनकी परछाई इस गुफा की सामने वाली दीवार के ऊपर दिखाई देती है। तो सुकरात क्या समझाता है, सुकरात यहाँ ये समझाता है कि इस गुफा के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं, यानी गुफा किसका प्रतीक है, गुफा है वो अज्ञानता का प्रतीक है और इस गुफा के अंतर्गत जो लोग रह रहे हैं वो अज्ञानता के दायरे के अंतर्गत रह रहे हैं, अंधकार के दायरे के अंतर्गत रह रहे हैं। और ये जो भी यहाँ पर देखते हैं ये इन वस्तुओं की परछाई को ही देख पाते हैं, क्योंकि ये लोग अपने इर्द गिर्द या फिर अपने पीछे की जो वस्तुएं हैं उनको नहीं देख सकते, क्योंकि ये पीछे मुड़कर देख ही नहीं सकते, क्योंकि ये इसी तरीके से बेड़ियों के अंतर्गत जकड़े हुए हैं। तो ये जब इन वस्तुओं की परछाई को देखते हैं, शैडो को देखते हैं, या इन वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो सामने वाली दीवार पर बनता है, उनको देखते हैं, तब ये समझते हैं कि यही वास्तविकता है। लेकिन सुकरात ग्लूकोन को ये समझाता है कि ये वास्तविकता नहीं है। तो वास्तविकता क्या है, तो सुकरात कहता है कि मान लो कि अब ये जो लोग बेड़ियों के अंतर्गत यहाँ पर जकड़े हुए हैं, इनमें से किसी व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाए, तो ये जो व्यक्ति यहाँ से बाहर निकलेगा और फिर ये जो यहाँ बाहर जाएगा, तो तब ये देखेगा कि ये जो परछाई के रूप में ये देख रहा था, ये परछाई वास्तविक नहीं थी, बल्कि ये इस गुफा की दीवार के इस साइड वाले लोग हैं, वो वस्तुओं को लेकर गुजर रहे थे और ये वस्तुएं वास्तविक रूप में। लेकिन सुकरात कहता है कि जब ये व्यक्ति यहाँ से बाहर इस साइड निकलेगा
तब इतनी आसानी से वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता है, क्योंकि उसने कभी भी वास्तविक वस्तुओं को देखा ही नहीं। तो सुकरात इस बात को समझाता है ग्लूकॉन को कि यहाँ से यानी गुफा के अंदर से जो बेड़ियों के अंतर्गत झगड़ा हुआ है, इनमें से किसी एक व्यक्ति को यहाँ से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया जाए। जब बलपूर्वक बाहर निकाला जाएगा तो ये इस गुफा के मुख से बाहर निकल रहा व्यक्ति होता है और ये सूर्य के प्रकाश की ओर जाता है, और सूर्य की प्रकाश को जब वो देखता है तो उसको एक बार तो उसकी जो आंखें हैं वो चकरा जाती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अंधकार के अंतर्गत ही रहा, उसने इतना ज्यादा प्रकाश कभी देखा ही नहीं। तो एक बार तो इसकी आंखें चकरा जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये बाहर की ओर आता है, सूर्य की रोशनी को देखता है, रात को वो चंद्रमा को देखता है, तारों को देखता है, तो धीरे धीरे उसकी आंखें हैं वो एडजस्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो ये जो प्रकाश की दुनिया है इसके बारे में जानने लगता है। तो सुकरात वापस ग्लूकॉन को समझाता है कि अब ये व्यक्ति क्या करता है। मान लो कि ये व्यक्ति वापस से गुफा के अंतर्गत जाता है और गुफा के अंतर्गत जाकर के अपने जो साथी लोग हैं उनको ये बताता है कि जो आप यहाँ पर परछाई देख रहे हो, ये वस्तुएं जो देख रहे हो, ये केवल और केवल परछाई है, वास्तविकता यह नहीं है। वास्तविकता तो इससे परे है। तो ये गुफा के अंदर जो लोग रहते हैं वो अपनी इस बात, जो बात जाके व्यक्ति आया उसकी जो बात है उसको इतनी आसानी से नहीं मानने वाले होते हैं, क्योंकि सुकरात ये कहता है कि ये जो गुफा के अंतर्गत लोग रह रहे हैं, ये गुफा का जो अंदरूनी दायरा है वो उनकी आस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, उनके विश्वासों का प्रतिनिधित्व करता है। और कोई भी व्यक्ति अपनी इन परंपराओं को, अपनी इन आस्थाओं को, अपने इन विश्वासों को इतना आसानी से नहीं छोड़ता है। तो एक बार तो ये लोग हैं वो ये कहेंगे कि ये बाहर जाके आया गुफा से और इसकी जो आंख की रोशनी है वो चली गई होगी, बाहर जाने की कहाँ जरूरत थी। लेकिन सुकरात ग्लूकॉन को ये समझाता है कि धीरे धीरे ये व्यक्ति भी उसकी बातों को मानने लगेंगे। तो सुकरात या क्या समझा रहा है? सुकरात या शिक्षा के महत्व को समझा रहा है कि जो बाहर गया व्यक्ति है वो कहाँ गया? वो शिक्षा के दायरे के अंतर्गत गया। प्रकाश का मतलब शिक्षा से ही है। तो ये तो गुफा के अंदर तो अंधकार हुआ और अंधकार से ये जो गली जा रही है बाहर की ओर गुफा से, ये कहाँ जा रही है? ये प्रकाश की ओर जा रही है, शिक्षा की ओर जा रही है। तो बाहर ये जो व्यक्ति है, कहने का मतलब ये किस भूमिका के अंतर्गत है? ये एक दार्शनिक की भूमिका के अंतर्गत है। तो सुकरात ये कहता है कि जब ये व्यक्ति जो दार्शनिक के रूप में है, ये जब अंदर जाकर के इस तरह का ज्ञान देता है अंदर वाले लोगों को जो कि अंधकार के अंतर्गत, अज्ञानता के अंतर्गत जकड़े हुए हैं, तो वो इनकी बातों को आसानी से नहीं मानते हैं और हो सकता है कि अंदर वाले व्यक्ति है वो इसको मार भी सकते हैं, क्योंकि ये इनकी आस्थाओं, विश्वासों को चुनौती देता है। तो इस गुफा के रूपक के माध्यम से सुकरात और ग्लूकॉन के डायलॉग का इस्तेमाल करते हुए प्लेटो ये समझाने का प्रयास करता है कि इस गुफा के अंतर्गत अंधकार है और गुफा से बाहर प्रकाश है। हम कहाँ रहते हैं? हम में से अधिकतर जो लोग हैं वो इस गुफा के दायरे के अंतर्गत ही रहते हैं, यानी अज्ञान के अंतर्गत ही रहते हैं। जबकि जो प्रकाश है, जो रियल नॉलेज है, वो इससे बाहर है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उसको शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो प्लेटो इस गुफा के रूपक का इस्तेमाल करते हुए ये समझाने का प्रयास करता है कि जब इस दुनिया के अंतर्गत शासन व्यवस्था है वो दार्शनिक राजा के हाथों के अंतर्गत होगी, तब वो दार्शनिक के महत्व को भी समझ पाएगा और वो शिक्षा के माध्यम से लोगों को अज्ञानता के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। तो ये गुफा किसका प्रतिनिधित्व करती है? गुफा अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि इस गुफा के जो बाहर है की दुनिया है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? इस गुफा के बाहर की जो दुनिया है वो ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है।
तो इस गुफा के रूपक के माध्यम से आपको क्या बात समझ में आई? इस गुफा के रूपक के माध्यम से हमें जो बात समझ में आई वो ये आई कि ये जो गुफा है ये किस तरह है? ये गुफा है, ये भौतिक दुनिया की तरह है जहां हम रहते हैं। इस गुफा के जो बाहर की दुनिया है वो किस तरह की दुनिया है? वो बौद्धिक दुनिया की तरह है। और इस बौद्धिक दुनिया के अंतर्गत प्रमुख भूमिका किसकी है? विचारों की ही भूमिका है। ये विचारों पर ही आधारित है। और इन विचारों को कौन जान सकता है? इन विचारों को दार्शनिक ही जान सकता है। एक दार्शनिक राजा ही जान सकता है, क्योंकि एक सामान्य दार्शनिक है वो तो फिर गुफा के अंदर रह रहे लोगों की जो आस्था विश्वास को चुनौती देगा तो फिर उसके जीवन को खतरा हो सकता है। लेकिन जब ये बात दार्शनिक राजा बताएगा तब गुफा के अंदर रहने वाले लोग हैं वो उनकी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और इस तरीके से दार्शनिक राजा है वही गुफा के अंदर रहने वाले लोगों को अज्ञानता से बाहर निकाल करके उनका कल्याण कर सकता है। तो हमने इस डायग्राम के माध्यम से प्लेटो के गुफा के रूपक और सुकरात एवं ग्लूकोन के मध्य जो हुई वार्ता उसको समझने का प्रयास किया। तो सारांश क्या है? सारांश ये है कि हम में से अधिकतर लोग गुफा के अंधकार में रहते हैं और ये गुफा है वो आस्थाओं के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। और गुफा के मुंह पर जो दिन का प्रकाश है वो किसका प्रतीक है? वो ज्ञान का प्रतीक है। गुफा के अंधकार से बाहर प्रकाश की ओर ज्ञानी और दार्शनिक ही ला सकता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसा कि हिंदू आस्था के अंतर्गत ये मिलता है कि गुरु ही वह व्यक्ति है जो अज्ञान से मुक्ति दिला सकता है। और प्लेटो की रिपब्लिक के अंतर्गत ये माना गया है कि दार्शनिक ही व्यक्ति है, दार्शनिक राजा ही वह व्यक्ति है जो कि जनता को अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जा सकता है। हाइडेगर ये कहता है कि प्लेटो गुफा के इस उदाहरण के माध्यम से किस बात को समझाना चाहता है? हाइडेगर कहता है कि प्लेटो गुफा के इस रूपक के माध्यम से शिक्षा के महत्व को समझाने का प्रयास करता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स और प्लेटो के एल्गरी ऑफ कैव को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि प्लेटो का ये जो फिलोसॉफी के ऊपर व्याख्यान है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।